नमस्कार दोस्तों, आखिर वो दिन आ गया जब बिहार की जनता अपना जनादेश ईवीएम में बंद कर रही है। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर जबरदस्त लाइनें देखने को मिल रही है। महिलाओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। महिलाएं मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। युवाओं का भी जोश जबरदस्त है। मतलब पहले मतदान फिर जलपान वाला फॉर्मूला बिहार में देखने को मिल रहा है। तो बिहार किधर जाने वाला है, क्योंकि जितना साइलेंट के चुनाव था दोस्तों, उससे ज्यादा जोश में वोटर्स बटन दबाने के लिए निकल रहे हैं घर से। तो क्या होने जा रहा है, किधर जा रहा है बिहार, जानेंगे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, बिहार के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार, नीतीश कुमार के साथ कई सालों तक काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार और बिहार को बहुत करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार शैलेश जी से। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नमस्कार। नमस्कार सर। बिहार की 18 जिलों की 121 सीटों पर जबरदस्त वोटिंग चल रही है। क्या कहेंगे सर, ये चुनाव हर चुनावों से खास क्यों है? इस बार यूथ और महिलाएं बहुत ज्यादा मोबिलाइज्ड हैं, बहुत ज्यादा चार्ज्ड हैं। एक तरफ नीतीश ने जो कुछ महिलाओं के लिए किया उसको लेकर के है महिलाएं। दूसरी तरफ चूंकि महिलाओं का वोट महागठबंधन को भी लेना है तो उन्होंने भी महिलाओं पे काम किया। और तीसरी तरफ से यूथ पर दो लोग, तेजस्वी यादव लगातार कंसंट्रेट करते रहे और प्रशांत किशोर भी। तो जो मुद्दे ये दोनों लोग उठा रहे हैं वो बिल्कुल यूथ से रिलेटेड है। कम से कम दो तो हैं ही कि बेहतर शिक्षा, रोजगार, ये दोनों, और उधर वो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं प्रशांत। तो ये कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि यूथ में बहुत उत्साह है और यूथ जो है बड़ी संख्या में इस बार वोटिंग करने वाला है। सर, मोकामा में जो कुछ हुआ उसका असर आप पटना के आसपास की सीटों पर देख रहे हैं क्या? आपको क्या लग रहा है, उसकी गूंज सुनाई देगी बिहार में और जगहों पर भी? देखिए, बिहार में मोकामा में जो कुछ भी हुआ है वो पटना और आसपास के क्षेत्रों में तो एक नए रूप में सामने आ रहा है। और वो रूप ये है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ जो थोड़े बहुत यादव थे वो एकजुट हो गए हैं कि ये बहुत ज्यादा हुआ और इसका फायदा उनको मिल जाएगा। दूसरी तरफ से ठीक है, वो भूमिहार के नेता हैं अनंत सिंह, तो उनका भी अपना होगा, लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ उस एरिया में 2-3 सीटें हैं जिसमें भूमिहार डोमिनेट करते हैं, जिसमें एक उनका मोकामा है सीट ही है। लेकिन बाद में आसपास में जो है वो जो यादव बहुल क्षेत्र है उसमें जो डिवीजन होता था, आपको पता ही है कि राम कृपाल सिंह वहां से बीजेपी के टिकट पे कई बार जीत चुके थे लोकसभा का चुनाव। इस बार तो वो विधानसभा लड़ रहे हैं। तो वो वहां पर इसका असर है, ऐसा लोग बता रहे हैं। सर, ये जो लंबी लंबी लाइनें हम देख रहे हैं पोलिंग बूथ्स पर, ये महिलाओं का जोश देखने को मिल रहा है, युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये लंबी लंबी लाइनें क्या कह रहे हैं? कुछ शुरुआत में ही हमको थोड़ा बता दीजिए क्या होने जा रहा है आज। देखिए, इसका दो लोगों पर असर होगा। मैं फिर यहाँ पर ये करने जा रहा हूँ कि एक तो जेडीयू, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उसको महिलाओं के ज्यादा निकलने का फायदा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि मैं एनडीए का नाम नहीं ले रहा हूँ। बीजेपी को उतना फायदा हो पाएगा ये मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जेडीयू को कुछ फायदा होगा। उसका एक कारण है कि जेडीयू जो है वो जब से सत्ता में है 2005 से, जब से अच्छा कर रहे हैं चुनाव में, उसके बाद से जहां तक मुझे ध्यान है सबसे नीचे है वो, लोएस्ट विधायक उनके विधानसभा में है। और चिराग पासवान के कारण कई सीटें उनको गंवानी पड़ी थी, तो इस बार चिराग पासवान भी साथ में है। तो कुल मिलाकर के ये लग रहा है कि महिलाओं के ज्यादा निकलने का फायदा इस बार जेडीयू को होगा, लेकिन बीजेपी को होगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है। लॉयल्टी जो है वो नीतीश कुमार की दिख रही है और यूथ के ज्यादा निकलने का फायदा कमोबेश मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव को मिलेगा। और आप देखिए कि जो 7,40,00,000 बहुत साइलेंट चुनाव था। मैंने देखा कि एकदम सब कुछ लोग ज्यादा अपने मन की बात कह नहीं रहे। बिहार का वोटर बड़ा चुपचाप था, लेकिन आज वोटिंग के दिन तो जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। लोग घरों से निकल रहे हैं वोटिंग करने के लिए। तो ये क्या कह रहा है, पहले जो एकदम शांत माहौल था वो एकदम से आज दिख रहा है कि लोगों को या तो परिवर्तन करना है और या तो वो ठान कर निकले हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। देखिए, एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम यूथ की बात करते हैं तो सिर्फ 18 से 29 साल वाले नहीं आते हैं। मैं उसको 35 साल या थोड़ा और आगे तक ले जाता हूँ।
तो जो 7,40,00,000 मतदाता बिहार में है, उसमें करीब 3.5 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जिनको आप यूथ में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक तो कमिटमेंट जो 18 से 29 का है, उसको तो जो सरकारी रोजगार की बात उन्होंने की है उसमें दिलचस्पी है, और 29 के से ऊपर वालों को, शायद 28-29 के ऊपर वालों को सरकारी काम नहीं मिलता है, तो उनके लिए अलग से रोजगार की जो बात की है। तो ये जो है जो परिदृश्य है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक धधक है लोगों के भीतर, एक बदलाव की बात है। जो सोच है वो, उसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा वेग है, लेकिन मैं ने कई ऐसे चुनाव देखे हैं जहां रिजल्ट बिल्कुल बदल जाता है। 2013 में जब अरविंद केजरीवाल यहाँ दिल्ली में लड़ रहे थे तो किसी को भनक नहीं थी, कोई सोच नहीं रहा था कि वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ देंगे। और 2014 में तो लोगों ने मान लिया था कि लोग इसे मूर्ख और पागल मान लेंगे और वोट नहीं देंगे। लेकिन 70 में से 67 सीटें 2014 में जीता उन्होंने, मोदी लहर के बावजूद। मई में जो लोकसभा 2014 के मई में जब लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और उसके कुछ ही समय के बाद, आई थिंक अक्टूबर नवंबर में, एग्जैक्ट याद नहीं है, दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए। बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए काफी टाइम लिया, करीब 6 महीने चुनाव को टाला गया और उसके बाद चुनाव हुआ और एकदम से अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को साफ कर दिया। जी, बिल्कुल। तो चुनाव के जो नतीजे होते हैं उस पर जो बहुत सारे लोग अपनी टिप्पणी देते हैं, और इस बार तो मैं देख रहा था कि लोगों ने अपने अपने अनुमान को या अपनी अपनी इच्छा को ओपिनियन पोल और ओपिनियन सर्वे वगैरह बता करके और लोगों को सीट भी बांट दिए। ज्यादातर ये कह रहे हैं कि एनडीए बहुत आगे है, लेकिन आप बताओ कि 500 सीटों से, 500 वोटों से, 300 वोटों से, 1000 वोटों से जो फैसला हो जाता है, कोई कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है? यानी उसका प्रेडिक्शन गलत होगा, लेकिन वो कुछ लोग उसमें कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। तो प्रेडिक्ट करने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यूथ ने इस बार अपने रोजगार और शिक्षा के बारे में सोचना शुरू किया है। बिहार के लोग बड़ी संख्या में कलकत्ता से लेके, दिल्ली कलकत्ता से लेकर के चेन्नई तक जो है इलाज कराने के लिए जाते हैं। उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर हमारे पास एम्स आ गया है, इतने बड़े अस्पताल हैं, इतने डॉक्टर हैं, हमारा यहाँ बेहतर इलाज क्यों नहीं हो सकता है? तो इन मुद्दों पर जो ध्यान जाना चाहिए वो जो है वो पहली बार एक तरह से गया है। पिछला चुनाव इन्होंने जो एनडीए ने जीता उसमें मुख्य भूमिका थी जंगल राज था, जंगल राज वापस आ जाएगा। इसका असर तो है लोगों पर जो 40 साल से ऊपर। जंगल राज का कितना असर देख रहे हैं आप? आज जो अब वोटिंग हो रही है, लोग घर से निकल रहे हैं, क्या जंगल राज दिमाग में रखकर निकल रहे होंगे या फिर ये सोच कर निकल रहे होंगे कि तेजस्वी नौकरी देंगे, तेजस्वी बिहार को बदलेगा? अब जंगल राज जो है, जब वो दुलार चंद यादव की हत्या हुई और उसी इलाके में, और जिस तरह से दिन दहाड़े गाड़ी से कुचल कर मारा गया, कोई दूर से गोली मारकर भी चला गया होता तो अलग बात होती, एक गाड़ी से कुचल दिया गया, तो उसके बाद जंगल राज पर बात करके वो क्या निकालेंगे? और इसमें एक बात और है, दूसरी बात यह है कि लोग बात कहते हैं, मतलब मैं कह रहा हूं कि 2005 में, इस समय जिसकी उम्र 40 साल है, और 2005 में 15 साल का था, उसको नहीं याद है। तो आप समझिए कि 18 से 40 साल के बीच के जो हैं वो सुनी सुनाई बातें हैं। 40 साल से ऊपर के जो हैं उनके मन में कई तरह के भय। लेकिन आप सोचिए ना कि एक तरफ से तो ये है, एक ऐसे व्यक्ति को एनडीए ने टिकट दिया है जिस पर आरोप है कि उसने ब्रह्मेश्वर मुखिया जो रणवीर सेना के थे उसको 6 गोलियां मार दी, उसको भी टिकट दिया है। तो कौन सा जंगल राज आप बचा रहे हो? 13 या 14 बड़े अपराधी जो हैं वो एनडीए के टिकट पे लड़ रहे हैं, शायद 9 जेडीयू के हैं। तो अब जब ये अपराधी आएंगे ही तो क्या उसके बाद जो है आप लॉ एंड ऑर्डर को सुधार लोगे? और ऐसे अपराधियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, और ललन सिंह कह रहे हैं कि हर गांव का हर आदमी अनंत सिंह बन जाओ। बिल्कुल, यही तो ये है।
और इस वक्त मैं आज के दिन, वोटिंग के दिन, नाम वाम पे ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन 9 ऐसे खूंखार अपराधी हैं जिनको जेडीयू ने टिकट दिया है, 7 जो हैं बीजेपी ने दिया है, बाकी 2-3 जो हैं और पार्टियों ने दिए हैं। और ये मैं वो मामले नहीं कह रहा हूँ कि क्या होता है जो अपराधी। सर, आज तक के चैनल में एक इंटरव्यू चल रहा था, एक पत्रकार एंकर थे, उन्होंने अमित शाह जी से पूछा कि मोकामा में एक डेथ हो गई है, उस पर अमित शाह ने बोला कि छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं। मतलब लालू राज में हुई हत्याओं को ये मंच से मोदी जी सुनाते हैं, उसकी कहानियां, क्राइम पेट्रोल जैसी कहानियां सुना रहे हैं, और उनके राज में जो हो रहा है उसको ये जंगल राज बता रहे हैं, छुटपुट घटनाएं बता रहे हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा सर? इनको क्या लगता है जनता मूर्ख है क्या? नहीं, ये कह करके वो चाहते हैं कि जो पुरानी यादें हैं उसके आधार पर वोटिंग हो जाए, और पुराने जो उस जिस काल का जिक्र करते हैं वहां स्थिति खराब हुई थी। लेकिन आज वही परिस्थितियां बिहार की नहीं है। आज जो है, जितनी जातीय सेनाएं थी वो समाप्त हो चुकी हैं। जो नक्सलवादी थे वो या तो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, मतलब वो चुनाव में भाग ले रहे हैं। आपको पता ही है कि सीपीआई-एमएल के 20 लोग जो हैं वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे झगड़े जिसमें 50-50 लोगों की हत्या होती थी, ये तो जातीय सेना और सीपीआई-एमएल यानी नक्सलवादियों के बीच होती थी। तो ये दोनों फेनोमेनन अब बिहार से गायब हो गया है। तो इस तरह के बड़े हत्याकांड की बात नहीं सोच सकते। एक दूसरी बात यह है कि काउंटर फोर्सेस बहुत तैयार हो गए हैं। अगर आप कल जो है कोई दलित है, कोई अति पिछड़ा है, उस पर आप अगर कल आज से 20 साल पहले अटैक करते थे तो बाहर से कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन अब जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि एक आदमी अपने अगले चुनाव की बात सोचता है। वो सोचता है कि ठीक है, मैं तो इसका झंडा उठाऊंगा, अभी नहीं सही, इस बार न सही, इसके बाद वाले चुनाव में मुझे फायदा मिलेगा। तो ये जो स्थिति है ना, इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जी सर, क्या लग रहा है नतीजे एकदम चौंकाने वाले, उम्मीद से परे आएंगे क्या? मैं कह रहा हूं आपको कि हो सकता है कि दिल्ली 2014 की तरह नतीजे आ जाएं, और या पंजाब जो अभी पिछला नतीजा आया, कहां से आम आदमी पार्टी, सब लोगों ने नकार दिया था कि आम आदमी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन वो वहां से खड़े होकर के आ गए। बल्कि आम आदमी पार्टी को जहां से बहुत नंबर दिया जा रहा था गोवा से, वहां से नहीं आ पाए, वहां नहीं आ पाए। तो इसलिए चुनाव में जब मुद्दा बन जाता है, खड़ा हो जाता है, और मुद्दा बनाने में इस बार जो मुद्दा बना है वो उसमें राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का, और फिर मैं कहूंगा कि प्रशांत किशोर का की प्रमुख भूमिका है। उन्होंने पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया है। उन्होंने जो है, आप देखो राहुल गांधी में कितना बदलाव आया है। 2019 के चुनाव के पहले वो अपना जनेऊ दिखाते थे और कहते थे कि मैं ब्राह्मण हूं और मेरा गोत्र ये है, और आज वो सवाल उठा रहे हैं कि 10% जातियां जो ऊपर की हैं वो सेना से लेकर के सरकार तक सब जगह कब्जा किए बैठे हैं। यानी वो पिछड़ों के बारे में बोल रहे हैं, अति पिछड़ों के बारे में बोल रहे हैं, दलितों के बारे में बोल रहे हैं। सेम तेजस्वी के साथ भी है। आप देखिए कि लोग यादववाद का आरोप लगाते थे, इस बार तेजस्वी यादव ने यादवों को कम टिकट दिया है, अपने परिवार को तो बिल्कुल साफ कर दिया। कोई उनके परिवार से, उनकी पार्टी से नहीं लड़ रहा है। उनके भाई तेज प्रताप लड़ रहे हैं, लेकिन वो एक और पार्टी बना करके लड़ रहे हैं, और खुद तेजस्वी के खिलाफ भी उन्होंने अपनी पार्टी का एक उम्मीदवार दे दिया है। कल परसों में शायद मैंने देखा, प्रचार के लिए भी चले गए। तो ये चुनाव बिल्कुल अलग है, और जिस आधार पर, जिन मुद्दों के आधार पर पिछले चुनाव होते रहे थे, वो मुद्दे इस वक्त जो है नहीं है। तो 2019-20 तक जो है नेशनल, राष्ट्रीय मुद्दे, ये राम जन्मभूमि का मुद्दा, ये सब बहुत हावी था। इस बार के चुनाव की खास बात यह है कि राम जन्मभूमि या धार्मिक मुद्दा की कोई बात नहीं कर रहा है ऐसे, और वो मुद्दा पूरी तरह से गायब है। इस बार पाकिस्तान के खिलाफ बोल करके भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाने की कोई कोशिश मतलब चली नहीं। कोशिश तो की गई, चली नहीं। तो ये जो मुद्दे हैं, ये इस बार चुनाव को गाइड करने वाले मुद्दे बिल्कुल अलग हो गए हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला और बहुत अलग हो सकता है।
जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शाहिर सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो मेरे बिहार के भाइयों बहनों, मेरी आपसे अपील है कि आप लोग घर से निकलिए, वोट करिए और बिहार को आगे बढ़ाइए। चलते हैं, जय बिहार, नमस्कार।